हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री, द 3 ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया गया है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये ना जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज था, उसकी वजह से क्या हुआ था, रोमन एम्पायर के पास ना, रोमन एम्पायर में आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जैसे ही रोमन एम्पायर का खत्म हुआ था तो क्या हुआ था, वेस्टर्न सोसाइटी डिवाइड हो गया था 3 ऑर्डर में। ठीक है, 9th to 6th सेंचुरी में। ठीक है, 16th सेंचुरी में, 9th से 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, रोमन एम्पायर में क्या हुआ था, रोमन एम्पायर में ना इसको क्या क्या कहते हैं, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था 3 ऑर्डर में। ठीक है, रोमन एम्पायर खत्म हो चुका था। इसके बाद अब जो ग्रुप ऑफ जर्मैनिक पीपुल थे वो ऑक्यूपाइड कर दिए थे इटली, स्पेन और फ्रांस को। अब क्या कर रहे थे, रोमन का तो अस्तित्व वहां से खत्म, तो उसमें ना तो क्या हुआ था, जैसे ही रोमन एम्पायर वहां से खत्म हुआ था तो उसका प्लेस कौन ले लिया था, इटली, स्पेन और फ्रांस ले लिए थे। अब देखो, तो 3 ऑर्डर में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में होता क्या है, पहले उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म क्या है, क्रिश्चियन प्रीस्ट लैंड ओनिंग नोबल और पीजेंट। The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political, social relation that exist in Europe in the medieval era. तो फ्यूडलिज्म को क्या माना गया था, उस टाइम में जो यूरोप में ना जो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे थे ना मेडिवल एरा में, उसको क्या कहा गया, फ्यूडलिज्म कहा गया। ठीक है, 3 ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर था क्लियर्जी को लेकर। ठीक है, जिसमें क्लियर्जी थे, प्रीस्ट थे, कैथोलिक चर्च था, यूरोप गाइडेड बाय बिशॉप्स एंड क्लियरिक्स था, पोप लिव्ड इन रोम था, वोमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि वोमेन को प्रीस्ट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, मॉन्क्स था जो चर्च और सोसाइटी में रहते थे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में कौन था, जैसे 3 भाग में बटा हुआ था, तो पहला भाग में ये सब थे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में थे नॉबल्स। पहला में क्या था, कैथोलिक चर्च के थे, प्रीस्ट थे। ठीक है, सेकेंड में नॉबल्स थे। नॉबल्स कौन कौन थे, वेसल्स ऑफ द किंग्स थे, एंजॉय करने वाले, प्रिविलेज स्टेटस वाले लोग सब थे। ठीक है, अब्सोल्यूट जिसके पास अब्सोल्यूट कंट्रोल था प्रॉपर्टी का, वो थे। फिर कुड रेज ट्रूप्स, वो थे। इवन क्वाइंस हिज ओन मनी, और फिर वो सब क्या करते थे, अपने ओन मनी को कॉइन करते थे। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में कौन थे, पीजेंट थे, पीजेंट और सब थे। ठीक है, मतलब बता दिया गया कि तीनों में कौन कौन थे अलग अलग। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है क्लियर्जी। जो क्लियर्जी क्या थे, अब ये जो थे क्लियर्जी वो क्या थे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में जो क्लियर्जी है वो क्लियर्जी क्या है, ठीक है, उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये क्या थे, ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन, जो चर्च है वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। तो वहाँ के जो पोप होते थे, हेड होते थे कैथोलिक चर्च के, वो लिव करते थे रोम, बिशॉप, रिलीजियस नोबेलिटी में। ठीक है, चर्च प्ले करता था बहुत ही मेजर रोल, इन्फ्लुएंस करता था मेडिवल यूरोप के सोसाइटी को। ठीक है, वो क्या करते थे, टिथ एक तरीके का टैक्स होता था, पीजेंट से कलेक्ट करते थे चर्च वाले पोप। ठीक है, चर्च सेरेमनीज कॉपीड सेवरल फॉर्मल फ्यूडल कस्टम्स, और ये क्या करते थे, फ्यूडल कस्टम को अपनाते थे चर्च, अगर कोई भी सेरेमनी करना होता था उनको। ठीक है, सम क्रिश्चियंस चूज टू लिव इन आइसोलेशन इन अबे। अबे का मतलब क्या होता है, ये मतलब है सीरियक अबा, विच मीनिंग फादर। अबे वॉज गवर्न बाय अबूत और एन अपसेट। तो इसका मतलब क्या है कि ये ना फादर्स के साथ रहना, मतलब कि जो चर्च के फादर होते थे उनके साथ रहना प्रेफर करते थे। सेकेंड में थे नोबेलिटी। अब देखो, सेकेंड में आए कौन, नोबेलिटी। नोबेलिटी में कौन कौन है, ठीक है, तो द वर्ड फ्यूडलिज्म is derived from the German word feud, which means a piece ऑफ लैंड। तो फ्यूड का मतलब क्या होता था, ए पीस ऑफ लैंड को बोला जाता था। फ्यूडलिज्म में क्या था, सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जो मेडिवल फ्रांस में, देन इंग्लैंड और फिर सदर्न इटली में। ठीक है, इट वॉज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट। तो ये क्या था, एग्रीकल्चर रिलेशनशिप जो था लॉर्ड और पीजेंट के बीच में, उनको कहा क्या जाता था, फ्यूडलिज्म। ठीक है, नोबेलिटी जो थे वो प्रिविलेज रोल रखते थे सोशल प्रोसेस में, और उनके पास अब्सोल्यूट कंट्रोल था लैंड का। ठीक है, लैंड किसके पास था, नोबेल जो पीपुल सब थे नोबेलिटी वाले, उनके पास था। वो क्या करते थे, रेस करते थे ट्रूप्स को, फ्यूडल लिली। द किंग ऑफ फ्रांस वॉज लिंक टू दिस पीपुल थ्रू द सिस्टम ऑफ वैसलेज। और ये किंग ऑफ फ्रांस किससे जुड़े हुए थे, इन सबसे वैसलेज फॉर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, द किंग वॉज एक्सेप्टेड एज
सिग्नियर दैट इज लॉर्ड द नोबेलिटी लिव्ड इन मैनवर हाउस, ठीक है। द कैवलरी एंड पीजेंट सोल्जर्स वेर कॉल्ड नाइट, और जो सोल्जर थे ना उनको क्या कहा जाता था, नाइट कहा जाता था। मिनिस्टीरियल एंड बार्ड्स टूर्ड फ्रांस सिंगिंग टेल्स एंड ब्रेव किंग्स एंड नाइट। तो क्या करता था, मिनिस्टेरियल और बार्ड्स क्या करते थे, टूर करते फ्रांस का, और उसके बाद में वो कहानी सुनाते थे ब्रेव किंग का और नाइट का, ठीक है। मतलब कि जो वो थे आर्मी वाले लोग थे, मतलब कैविलरी वाले पीजेंट थे, उनको उनके बारे में बताते थे, सोल्जर के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड द पीजेंट्री। अब लास्ट में पीजेंट्री का कैसा था, ठीक है। थर्ड थे पीजेंट्री। पीजेंट्री और सर्फ जो थे ना वो टू काइंड ऑफ कल्टीवेटर थे मेडिवल यूरोप में। फ्री पीजेंट लेबर जो थे कल्टीवेट करते थे लॉर्ड फील्ड को और प्रोवाइड करते थे लेबर रेंट, ठीक है। दे पेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली टू द किंग यूरोप मोनार्क वेयर न्यू मोनार्क, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, ये जो मतलब गरीब लोग थे जो क्या करते थे, जो पीजेंट सबके मतलब जो नॉवेल के घर पे जो उनके पास जमीन होता था उस पर काम करते थे, ये वो थे, और ये क्या करते थे, टैक्स देते थे टैली यूरोप के किंग को, ठीक है, जो न्यू मोनार्क बना था। द एंग्लो सैक्सन एट द ग्रेट काउंसिल विच द किंग कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स। तो एक ना एंग्लो सैक्सन था, ये काउंसिल था जिसमें ना किंग बताते थे कि अगर कोई टैक्स इम्पोज करना है तो उससे पहले उसमें बात होता था। दिस डेवलप्ड इनटू द पार्लियामेंट विच इज द विद द हाउस ऑफ लॉर्ड द मेंबर्स द लॉर्ड्स एंड द। तो इससे ये क्या हुआ था, ये ना एक फिर उसके बाद ये क्या बन गया था, पार्लियामेंट बन गया था। उसमें क्लियर्जी थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे और हाउस ऑफ कॉमन था, ठीक है। इंग्लिश मोनार्क जो थे चार्ल्स द फर्स्ट रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1962 टिल 1629 टू 1640 विदाउट कॉलिंग द पार्लियामेंट। तो इंग्लिश मोनार्क जो थे चार्ल्स फर्स्ट वो क्या कहते हैं, रूल कर रहे थे 1629 से 1640 बिना पार्लियामेंट को बुलाए, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब कुछ फैक्टर ऐसा आ गया था जो अफेक्ट कर रहा था सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, ठीक है। वो क्या था, तो बताया जा रहा है ये इसमें इंपॉर्टेंट थे इन्वायरमेंट, लैंड यूज, ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन। ये सब ना इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो ना क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, ठीक है। कैथेड्रल टाउन फ्रॉम द 12th सेंचुरी लार्ज चर्चेज कॉल्ड कैथेड्रल वेयर बीइंग बिल्ट इन फ्रांस। तो इसमें ना क्या हुआ था, अब ना जो कैथेड्रल टाउन्स बनने लगा था, ठीक है। जैसे ही 20th सेंचुरी आया था क्या हुआ था, कैथेड्रल टाउन बनने लगा था, मतलब कि जहाँ पे ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े चर्च बनने लगे थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, मोनेस्ट्रीज को बिलोंग करते थे, बिल्ड होते थे स्टोन से, और इस एरिया के अराउंड क्या होता था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता था क्योंकि वो पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता था। स्मॉल टाउन वहाँ डेवलप होने लगते थे। स्टेन ग्लास वॉज यूज ऑफ विंडो ऑफ द कैथेड्रल, और वहाँ पे क्या है, विंडो के लिए, खिड़की के लिए क्या होता था, स्टेन ग्लास का यूज किया जाता था। ड्यूरिंग डे द सनलाइट वुड मेक देम, और जब डे होता था तो सनलाइट ना बहुत मेक करता था रेडिएंट, और आफ्टर सनसेट द लाइट ऑफ कैंडल्स। देखो सनलाइट के समय सनलाइट आता था, और सनलाइट के बाद मतलब कि सनसेट के बाद क्या होता था, कैंडल्स को यूज किया जाता था विजिबल करने के लिए, ठीक है। द स्टेन ग्लास नरेटेड द स्टोरीज इन द बाइबल थ्रू पिक्चर, और इसमें ना स्टेन ग्लास में बाइबल्स का स्टोरीज लिखा हुआ था, ठीक है। टू ऑफ द मोर वेल नॉन मोनेस्ट्रीज वेयर दोज स्टेबलाइज्ड बाय एस.टी. बेनेडिक्ट इन इटली एंड इन 1529 एंड फुल्ली इन बर्गंडी इन 1910, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चर्च थे उस टाइम के। द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। अब देखो क्राइसिस क्या हुआ था 14th सेंचुरी में, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, जब यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन हो गया था, तो इसका फैक्टर क्या क्या था, जब इकोनॉमिक जो वहाँ पे था ना वो स्लो डाउन हो गया था, वहाँ पे ज्यादा अब नहीं हो रहा था इकोनॉमिक गतिविधि, ठीक है। तो उसका कारण था कुछ, तो नॉर्दर्न यूरोप में ना 13th सेंचुरी के इन में क्या हुआ था, वार्म समर ऑफ द प्रीवियस 300 ईयर्स हैड गिव वे टू बिटरली कोल्ड समर्स। तो उसमें क्या हुआ था, बिटरली कोल्ड समर्स आ गया था, ठीक है। सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वे रिड्यूस बाय अ मंथ, और क्या होता था, जो क्रॉप ग्रो होता था ना वो ना सीजन घटता जा रहा था, ठीक है। ट्रेड वॉज हिट बाय अ सेवियर स्टोरेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। दिस फोर्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड टू मिक्स इट विद चीपर मेटल। तो सिल्वर का जो कमी होने लगा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सिल्वर की जगह पे चीपर मेटल को यूज किया जा रहा था।
शिप केयर कर रहे थे जो गुड को डिस्टेंस कंट्रीज में हैड स्टार्टेड अराइजिंग इन यूरोप पोर्ट्स द शिप्स कैम विथ रैट्स कैरिंग डीडली बुबोनिक प्लेग्यू इन्फेक्शन द ब्लैक डेथ। और शीट जो लेके आया जाता था ना वो उसके साथ क्या होता था कि चूहा मरे हुए रहते थे जिसमें क्या होता था इन्फेक्शन होने लगा था, प्लेग्यू आने लगा था जिससे ब्लैक डेथ कहा गया था। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ पॉलिटिकल चेंज भी हुए थे। वो क्या थे पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। सोशल चेंज वो हुआ था। फिर अब पॉलिटिकल चेंज क्या होता, जो 15th और 16th सेंचुरी में ना यूरोप ना किंग स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री, अपने मिलिट्री को क्या किए थे, बहुत स्ट्रेंथन किए थे और फाइनेंशियल पावर दिए थे। द न्यू मोनार्क जो थे लुईस 16 फ्रांस के, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रेलिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड एंड Isabel in Ferdinand in Spain were Adolphic rulers who started the process of organizing standing military। तो इसकी बात क्या होती है, यूरोप में ना हर तरीके से, चाहे मैक्सिमिलियन जो ऑस्ट्रेलिया के हो, लुईस 16 फ्रांस के हो, इंग्लैंड के राजा हो या फिर स्पेन का हो, स्पेन की महारानी हो, सब क्या कर रहा था कि ना वो अपना ना ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी रखने लगा था। और फिर ना क्या हुआ था, इससे डिक्लाइन हुआ था फ्यूडलिज्म का, लॉर्डशिप 16th सेंचुरी में पेव द वे द राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। तो इससे क्या होता, नेशन स्टेट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, 1848 एंड 1973। तो फ्रांस में कब रेवोल्यूशन हुआ था, 1789 में, और फिर क्या हुआ था, फिर जर्मनी में हुआ था 1848 में, और रशिया में 1970 में क्या हुआ था, यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था। ये रेवोल्यूशन इंस्पायर किया था पीपुल को, हर एक वर्ल्ड के हर एक पीपुल को इंस्पायर किया था कि अपने रिच लेगेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए उन सबको लड़ना है सोसाइटी में। ठीक है, राइज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन एंड टाउनशिप। अब देखो क्या हुआ था, चौथा ऑर्डर, न्यू टाउन और टाउनशिप का कैसे राइज हुआ था उसके बारे में। ठीक है, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वॉज encompassed by growth in 3 related areas, population, trade and towns। तो एक्सपेंशन जो हुआ था पॉपुलेशन का, तो उससे क्या हुआ था, ग्रोथ हो रहा था रिलेटेड एरिया में, पॉपुलेशन एक्सपेंशन जो हो रहा था एग्रीकल्चर का, उससे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो रहा था, ट्रेड और टाउन सब में ग्रोथ होता जा रहा था। ठीक है, टाउन जो थे वो ना रोमन एम्पायर के, वो हैड बिकम डिजर्टेड एंड ruined आफ्टर इट्स फॉल। जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो वहाँ का टाउन सब भी ना खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही 11th सेंचुरी आया, एग्रीकल्चर इंक्रीज होने लगा और इसके लिए क्या हुआ, हाई लेवल पॉपुलेशन भी बढ़ गया, टाउन बिगेन टू ग्रो अगेन। तो फिर इससे क्या हुआ, टाउन भी बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे टाउन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाउन ऑफ लॉर्ड द प्रोटेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल फॉर यंग पीपुल फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज। तो क्या होता था, टाउन ऑफर करता था पेड वर्क, क्या करता था, जो लॉर्ड के कंट्रोल में होते थे ना, फ्रीडम करते थे लॉर्ड के कंट्रोल से, कि ना वो उन लोग को बोलते थे कि ना जो गरीब होते थे कि तुम अब लॉर्ड के कंट्रोल में मत आओ, तुम ना ये क्या करो कि ना तुम अपना छोटा मोटा काम करो। ठीक है, पीजेंट फैमिली को काम देते थे। द बिगेस्ट टाउन हैड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000। और जो बिगेस्ट टाउन होता था उसका पॉपुलेशन कितना होता था, 30,000 होता था। दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड अ फोर्थ ऑर्डर, और इसको क्या कहा गया था, फोर्थ ऑर्डर कहा गया था। ठीक है, गिल्ड, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज द गिल्ड। और गिल्ड क्या था, गिल्ड ना एक इंपॉर्टेंट टर्म था, तो वो उसका मतलब क्या होता था कि इसको बेसिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज इनटू अ गिल्ड एंड एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और हर एक गिल्ड क्या करता था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखता था और एक अपना एसोसिएशन बनाता था, इसका प्राइस और सेल्स देखता था। गिल्ड हाफ वॉज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन। तो गिल्ड हॉल ना हर एक फीचर था एवरी टाउन का, ये ऑर्गेनाइजेशन था इकोनॉमिक तौर पे। ठीक है, इट वॉज अ बिल्डिंग फॉर सेरेमोनियल फंक्शन एंड वेयर द हेड्स ऑफ द गिल्ड्स मीट फॉर्मली। तो यहाँ पे क्या होता था, जो हेड होते थे ना गिल्ड के, वो ना मिलते थे फॉर्मली, मतलब इकोनॉमिक तौर पे ये सब बात करते थे कि कैसे प्राइस सेट करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सोर्स का क्या होता था, सोर्स ये मिला है हैवर कैसल इंग्लैंड, सेलिबरी कैथलेट इंग्लैंड से, न्यूमरियस कैसल फ्रांस से, कैटेबरी टेल्स रिटन बाय चॉसर। तो इसके सबका सोर्स कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, अब देखो ये सब जो टाइम लाइन है इसका, वो टाइम लाइन अच्छी तरीके से याद करना। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।